जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज 11 तारीख से 13 तारीख तक हम लोग 3 इम्पोर्टेंट क्लास को कवर करेंगे और इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये 3 क्लास आप लोगों के लिए फाइनल रिवीजन का क्लास होगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों से ये तीनों क्लास मिस ना हो। और क्लास टाइमिंग ध्यान रखना है, डेली रात 8 बजे से। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया को हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, हम जो आपको डेली नोट्स की क्लास दे रहे हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। सभी नोट्स का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित क्या है? फल, जड़, तना या फिर डी पत्ती? बिल्कुल आप लोगों को सोच समझकर आंसर बताना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो याद कीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था मूली एक रूपांतरित क्या है? तो जड़ है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जड़ है। तीसरा प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। पानी का घनत्व पूछे 4 डिग्री सेल्सियस पर तो मैक्सिमम, और आयतन पूछे तो मिनिमम होता है। और दोस्तों, जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है लेकिन उनको OMR शीट भरना नहीं आता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट क्या होता है? पेंडिंग हो जाता है। तो आप सभी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है, जिससे होगा क्या, आपका एग्ज़ाम हॉल में समय बचेगा और उस समय का उपयोग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रश्न पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताएंगे। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताएंगे। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। आगे देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी का सतह से पलायन वेग कितना होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। किसी वस्तु का पृथ्वी का सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो स्पीड होगा 11.2 किलोमीटर। आगे देखिए, वह युक्ति, यहाँ पे युक्ति होगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है?
चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कौन करेगा? तो प्राथमिक सेल। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनित्र क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताएंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं दूध। दूध क्या है? ये एक प्रकार का इमल्सन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा ये किस समूह के उदाहरण है? तो याद कर लीजिए ये मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो कौन सा तत्व है जो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये है सिलिकॉन। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जाता है तो याद रखिएगा बॉक्साइट। आपसे ऐसे पूछा जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था 16 अक्टूबर को। ओजोन का जो एक अणु है यानी ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 3। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ओजोन दिवस पूछा जा सकता है तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और देखिए आज रात 9 बजे की क्लास बंद रहेगा, सिर्फ 8 बजे। और इसके बाद जो भी क्लास होगा रात 8:30 बजे। तो देखिए 8:30 बजे की जो क्लास है आज थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इसी को ख़त्म करने में समय लगेगा। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? याद रखिएगा बलबन। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान रखना है। इसी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो जिसको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पथिक। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की। बाकी जो पंचवटी, भारत भारती, साकेत ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर जो ये बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
राजराज प्रथम ने। और तंजौर का जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसका नाम वृद्धेश्वर मंदिर भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, वृद्धेश्वर मंदिर। विजयालय कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बेलग्रेड। कब हुआ था? तो 1961 में। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम दोनों को ध्यान रखना है। हालांकि मैंने आज सुबह टेलीग्राम पर भी आपको बताया था। और देखिए, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मैं वहीं पर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है याद रखिएगा, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों याद रखिएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा ऊर्जा संरक्षण। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इरेटोस्थनीज ने। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोनों को याद कर लीजिए। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो फिलीपींस के मनीला में। दोनों याद रखना है। और मनीला में एडीबी का भी हेडक्वार्टर है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखेंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है, कहाँ पर? तो याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में। तो देखिए, कश्मीर दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सारनाथ में क्या हुआ था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। 1816 में, इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में। डेट जरूर याद रखिएगा। और ये किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा, अंग्रेज और गोरखा के बीच में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ये बिहार में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, ये उदयपुर शहर नहीं है जो आप लोग राजस्थान बता रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, बिहार होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऐसे ही प्रश्नों में आप लोग कन्फ्यूज होते हैं और गलत आंसर करते हैं। तो ध्यान रखिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार में, ना कि राजस्थान में।
निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए आंसर है शुक्रवाहिका। ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? देखिए जो तीर्थंकर थे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, और इसमें से आपको याद कर लेना है पहला, दूसरा, तीसरा, 23वें और 24वें। तो पहला आप सभी जानते हैं कौन, ऋषभदेव। दूसरा कौन हो जाएगा, हमने आपको कल भी बताया था, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। तीसरा कौन हो जाएगा, तो संभवनाथ। क्रम से याद रखिए, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। 23वें पूछे तो याद रखिएगा 23वें कौन है, तो हमने आपको काफ़ी और बताया है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और 23वें थे कौन, पार्श्वनाथ। सभी को ध्यान रखेंगे, 23वें पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संभवनाथ। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? देखिए मीन का मतलब होता है मछली। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, शार्क। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शार्क। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बेरिंग जलडमरू मध्य। आप लोग कमेंट करके बताइए पाक जलडमरू मध्य किसके किसके बीच में है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे मई होगा। यानी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी हम आपको दिवस से संबंधित प्रश्नों को कराए हैं नोट्स में, आप लोगों को याद करके जाना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 25 जनवरी को। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। यानी भारत में विधि निर्माण यानी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये है संसद के पास। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन है? तो आप सभी जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए ऑप्शन बी में है नीति आयोग। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा सुमन बेरी। और अभी हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? चलिए आप लोग 32 के लिए आंसर बताइए, तब तक आपको बताते हैं मूल अधिकार के बारे में। देखिए अगर मूल संविधान की बात करें तो पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था अब उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखेंगे। और ये जो हटाया गया है कब? तो 1978 में। कौन सा संशोधन था? तो 44वां। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो यहाँ पर आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है आपातकाल के समय में भी। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी पहले कहाँ? तो जकार्ता। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए
इसकी नई राजधानी कहाँ पर है? इंडोनेशिया की। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा डच। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है डच। रामधारी सिंह दिनकर, इस प्रश्न को आप सभी पहले मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो याद रखिएगा उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था? तो 1972 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो चलिए फिर से बता देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। अब देखिए, किसी वस्तु का वेग 3 गुना करना है। यहाँ पे देखिए मास यानी m फॉर मास, द्रव्यमान जो है उसको कांस्टेंट रखना है, बढ़ाना है हमको वेग को। तो मान लेते हैं v बराबर कितना हो गया? 3v। ठीक है, अब चलिए जहाँ पर v है वहाँ पे हम 3v को रखेंगे। तो हाफ mv के स्थान पर 3v और इसका स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ m9v²। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे है हाफ mv² और अभी जो हमने निकाला यहाँ से भी हाफ mv² को निकालते हैं। तो हाफ mv², तो देखिए कितना हो गया? 9। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। सही आंसर है सी ऑप्शन। अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है लैक्टिक एसिड। ध्यान रखेंगे। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे गलत आंसर बताएंगे, हमको पता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका है ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कक्षीय सतह से पृथ्वी का जो अक्ष है इसका झुकाव कितना है? तो यहाँ पर आंसर 23.5 डिग्री नहीं होगा, आंसर होगा 66.5 डिग्री। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है। सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून। याद रखिएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध पूछा जाता है तो 22 अक्टूबर 1764 को। मेरी कविता मेरे गीत, इस कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान दीजिए, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा पद्मज सचदेव। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ध्यान रखेंगे। कौन सा कोशिकांक पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है?
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति, याद रखिएगा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। यही कारण है कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, जो पादप और जंतु कोशिका में क्या करता है, अंतर बताता है। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, इन सभी को याद करके जाना है, एग्जाम में छप सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने, और नाभिक पूछे तो रदरफोर्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जेम्स चैडविक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। डोडो क्या है, चलिए 44 के लिए आंसर बताइए, डोडो क्या है। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। तो देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक किया करें। तो डोडो क्या है, याद रखिएगा, ये लुप्तप्राय पक्षी है। संविधान के किस आर्टिकल में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, इसको भी आप सभी मार्क करें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी ये प्रश्न आपको याद होगा, लेकिन आपको खासकर ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343, और भाग पूछे तो भाग 17 में। आगे देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आप सभी 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए हमने आपको संयुक्त अधिवेशन के बारे में पढ़ाया था। संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 1 वर्षों का होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो दोस्तों स्थानीय सरकार का मामला कानून और व्यवस्था, ये नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। चलिए आंसर बताएंगे। अजातशत्रु कौन थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार के पुत्र थे। और बिंबिसार कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ, याद रखिएगा। और वृहद्रथ की हत्या किसने किया था, तो शुंग वंश की जिसने स्थापना किया था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। चलिए दोस्तों 50 के लिए आप सभी आंसर कीजिए फटाफट से। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नान्यदेव, याद रखिएगा। कर्नाट वंश का आखिरी शासक भी पूछा जाता है, तो आखिरी शासक हरिदेव सिंह यानी हरि सिंह देव थे आखिरी शासक। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था।
तो दोस्तों ये संबंधित था खैराती अस्पताल से। सही जवाब है बी ऑप्शन। दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? चलिए 52 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। दसवंत और वसावन नामक ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार। और ये किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? याद रखिएगा अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. ऑकलेट ये संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अच्छा, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? किस आंदोलन की असफलता के बाद? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हुआ था 1930 में, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। सही जवाब है बी ऑप्शन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से और समाप्त यानी कि इसको वापस लिया गया था 1922 में। किसके कारण लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। और इसी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, याद रखेंगे। और अध्यक्ष पूछा जाता है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में 33+1 यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से 34 होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए भारत में अगर पूछे अभी तक कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट, तो 25 है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, सबसे पुराना कलकत्ता और सबसे बाद में बना है अमरावती। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916। आगे देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कंचनजंगा कहाँ पर होगा? ये सिक्किम में स्थित है, याद रखेंगे। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? देखिए ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, सीएसबीसी द्वारा पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा। अल्पाधिकार में क्या होता है? 1 विक्रेता, कुछ विक्रेता, 2 विक्रेता या फिर 3 विक्रेता। तो याद रखिएगा अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। अल्प का मतलब ये होता है कुछ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? चलिए आंसर बताइए। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने, यानी प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये किया जाता है उत्पाद और आय विधि द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है वित्त आयोग। इसके बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग भी नहीं होगा, इसके बारे में भी आर्टिकल 324 में बताया गया है। तो आंसर क्या होगा? कर्मचारी चयन आयोग। इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है।
भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 1969 में किया गया था, याद रखिएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? चलिए 65 के लिए आंसर कीजिए। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है किस लिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। देखिए ऑप्शन डी में है जूट। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए सन जो है एक प्रकार का स्टार यानी तारा है, और इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो कोपरनिकस। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? चलिए 68 के लिए आंसर बताएंगे। दक्षिणी और उत्तरी दोनों याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, याद रखेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। 21 जून को और क्या मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो ये मिला था किस कार्य के लिए? तो आंसर क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? चलिए 70 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो कार्नेलाइट जो अयस्क है ये किसका अयस्क है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मैग्नीशियम का अयस्क है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। तो सेशन पसंद आया हो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है, इससे और भी बेहतर क्लास कल होगा।